हेलो गाइस, दुआ करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर सीआरपीसी के कैसे लर्न करना है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी थी उस चीज़ को लेके। उम्मीद है वाली वीडियोस आपको पसंद आई होंगी, आपको बढ़िया लगा होगा, समझ अच्छी तरीके से आया होगा। अगर 1% आपको समझने में कुछ दिक्कत आई है या आपको समझ नहीं आया है किसी भी कारणवश से, आप वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम आज बात करें तो हम आज बात करेंगे डेफिनेशन क्लोज की। अब बोले डेफिनेशन क्लोज है क्या? मैं ये कहता हूँ मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप अगर लॉ एक्ट पढ़ रहे हैं या बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले डेफिनेशन क्लोज आपको पता होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सीआरपीसी उठाई आपने, आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो किस वर्ड का क्या मतलब है, और ये वर्ड जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। तो अगर इन वर्डों का आपको मतलब नहीं पता होगा, इनका इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको फिर वो लॉ समझने में काफ़ी अच्छी खासा दिक्कत आने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, आप किसी भी एक्ट को नहीं समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं। बेयर एक्ट होता है जो हमारी बुक होती है जिसके अंदर सेक्शंस वगैरह मेंशन होते हैं। तो इसके अंदर क्या, जैसे बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो बेयर एक्ट के अंदर कुछ मान लीजिए कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया। अब आपको यही नहीं पता कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या, तो आप कैसे समझेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल आ गया, बेलेबल ऑफेंस आ गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस आ गया, वारंट आ गया, समन आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारी लीगल टर्म्स है जो डेफिनेशन क्लोज के अंदर मेंशन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी एक्ट वगैरह पढ़ते हैं, कोई भी, उसके अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लोज उठाना पड़ेगा। डेफिनेशन क्लोज जब आप समझ जाएंगे देन आप आगे जाइएगा। अगर आप बिना डेफिनेशन क्लोज देखे हुए आगे जा रहे हैं, ज़्यादातर सेक्शन 2 में डेफिनेशन डिफाइन होते हैं, अगर आप वो बिना देखे आगे जा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं इसके अंदर। वो आपको फिर समझने में काफ़ी अच्छी खासी दिक्कत होगी, क्योंकि हर एक्ट के अंदर जो वर्ड होते हैं उनके अपने अलग मीनिंग होते हैं। ये नहीं आपने जनरल सेंस में डिक्शनरी उठाई और वहाँ से समझ लिया, नहीं। ये लीगल टर्म है, टेक्निकलिटीज़ होती है कुछ, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन क्लोज की, जो इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन करा हुआ है डेफिनेशन क्लोज के बारे में, कि भाई इसके अंदर कई सारी डेफिनेशंस वगैरह दी गई हैं। अगर हम एक बार इसको देखे, एक चक्कर मारे कि कौन कौन सी हैं, इसमें बेलेबल ऑफेंस आपको समझ आएगा क्या होता है, चार्जेस समझ आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ आएगा आपको, कंप्लेंट, हाई कोर्ट किसको कहते हैं, इंडिया मतलब क्या होता है, इंक्वायरी मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग, लोकल जुरिडिक्शन वगैरह वगैरह, बाकी नोटिफिकेशन ऑफेंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वगैरह। तो ये सब आपका डिफाइन होता चला जाएगा कि क्या है क्या नहीं। इसलिए ये क्लास उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी, इसके अंदर देखते हैं कि भाई बेलेबल ऑफेंस, ए पार्ट जो है वो बात करता है बेलेबल ऑफेंस की। तो बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, अगर हम इसकी जो लैंग्वेज है उसको डिकोड करें जो बेयर एक्ट के अंदर मेंशन है, तो ये जनरल तौर पे बोलता है बेलेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि कह रहा है जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा। अब आप बोलेंगे फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो इसके अंदर क्या है, जब आप अपना एक्ट जो आपका सीआरपीसी का बेयर एक्ट है उसके जब आप एंड में जाएंगे ना, तो आपको शेड्यूल दिखेंगे। आप इंडेक्स में भी इजीली जाके देख सकते हैं, शेड्यूल वगैरह वहाँ पे लिखा होगा कि किस पेज पर है। ये जनरली जो बेयर एक्ट के एंड में ही, लास्ट के पेजेस में ही होता है। तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे शेड्यूल दे रखा है, फर्स्ट शेड्यूल। तो उस फर्स्ट शेड्यूल में सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं जो आईपीसी के अंदर है। तो उसमें और भी चीज़ें है कि भाई बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल। तो उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे बेलेबल लिखा हुआ है वो बेलेबल हो जाएगा ऑफेंस, जहाँ पर नॉन बेलेबल लिखा है वो नॉन बेलेबल हो जाएगा। अगर जनरल तौर पे इसको समझना है तो मैं एक सिंपल सा आपको क्राइटेरिया देता हूँ जिसमें आप इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे। उसके अंदर यह है, अगर 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट है, 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा, तो वो हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंस। कौन से, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा जिस ऑफेंस की पनिशमेंट है वो हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंस, और जिनकी 3 साल से कम की है वो हो गए बेलेबल ऑफेंसेस। इसके अंदर मैं आपको डिफरेंसेस की भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन केसेस, वारंट केसेस। तो इनकी अलग से एक डिफरेंसेस की वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जनरल तौर पे आपको बता रहा हूँ। बेलेबल ऑफेंस आपको समझ आ गया, जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं और जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है। नॉन बेलेबल ऑफेंस भी फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं और जिनकी 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है। अगर इसमें डेफिनेशन के अगर अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या कहता है, वो कहता है और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। इसमें ये कह रहा है कि आप फर्स्ट शेड्यूल में जाइए, वहां देखिए जो भी ऑफेंसेज आपको जहां पर बेलेबल लिखा है वो बेलेबल ऑफेंसेज हो गए, और उसके अलावा कोई और ऑफेंसेज है वो नॉन बेलेबल है। हालांकि डेफिनेशन थोड़ा
अजीब से है, लेकिन मैं आपको जनरल सेंस में ही समझाता हूँ, आप यही पकड़ के चलिएगा कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जहाँ लिखा है बेलेबल है वो ऑफेंसेस बेलेबल है, जहाँ नॉन बेलेबल है वहाँ नॉन बेलेबल है। इसका ओरिजिनल सेंस में अगर समझना है तो यह है जिस ऑफेंस की 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की सजा है जिस अपराध की, वो हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस, और जिसकी 3 साल से कम किया वो हो गया बेलेबल ऑफेंस। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेलेबल ऑफेंसेस का। अब आ जाओ बी, चार्ज। चार्ज क्या होता है? आपको सबसे पहले चार्ज, इसमें थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि मेरे को 1.5 दिन लग गया था ये समझने के लिए कि चार्ज आखिरकार है क्या। अगर आपको चार्ज समझना है तो चार्ज समझने के लिए आपको सबसे पहले एक जनरल सेंस में समझना होगा। कोई भी अगर आपको चीज लर्न करनी है, कुछ भी पढ़ना, तो आपको सबसे पहले जनरल उसका मीनिंग जानना होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप मीनिंग जान जाएंगे ना उस चीज का, या जनरल सेंस में किसी से भी बोलकर समझ जाएंगे, तो आप जब उस चीज को पढ़ेंगे तो आप इजीली उस चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। वरना अगर आप दिमाग में ही लगाएंगे कि यार टफ है, ये मेरे से नहीं होगा, तो यकीन मानिए 70 to 80% आप उस चीज को पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं कि आप उस चीज को याद नहीं कर पाओगे, वो आपके बस का नहीं रहेगी। क्योंकि आपके दिमाग में बार बार ये चलता ही रहेगा, यार ये टफ है टफ है टफ है। तो कहीं भी कोई ऐसा वर्ड आए जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप ये नहीं कि उसको नेट पे ढूंढेंगे या करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे कि यार मैं नहीं पढ़ रहा, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। कभी भी ये गलती मत करिए, पहले जनरल सेंस में उसमें मीनिंग जो भी वर्ड है उसका समझने की कोशिश करिए, देन फिर आगे प्रोसीड करिएगा। आपको डेफिनेटली, और कभी भी दिमाग में मत लगाइए कि मेरे से हो ही नहीं सकता। अभी आपसे बोल दे टैक्स लॉ की बुक पढ़ लो, या आपको बोल दे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लो, आपके दिमाग में पहले आ जाएगा कि मेरे बस की नहीं है। जब आपके दिमाग में आएगी बस की नहीं है तो नहीं होगा। अब बात करते हैं चार्ज की। देखिए क्या होता है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है ना, मान लीजिए पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इधर कोई ऑफेंस हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू करी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कर दी कंप्लीट। तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट के अंदर सब चीज़ें होती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन की बातें लिखी होती है, और ये भी लिखी होती है कि किस किस ऑफेंस के अंदर इसको हमने अपराधी बनाया है। मर्डर के अंदर बनाया है, थेफ्ट के अंदर बनाया है, डकैती के अंदर बनाया है, रॉबरी के अंदर बनाया है, किसके अंदर बनाया है, तो वो सेक्शंस लिखे होते हैं। तो जो जो सेक्शंस अपराधी पर लगाए जाते हैं आईपीसी के या किसी और अदर एक्ट के, जो जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, उन सारे सेक्शंस को हम चार्ज बोलते हैं। समझ आ गया? अगर कभी आप ये सुनोगे ना कौन कौन से सेक्शंस में चार्ज किया है, तो आप समझ जाना ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन लगाए हैं, या फिर चार्ज में क्या क्या है तो कौन कौन से सेक्शन इन पे लगाए गए हैं। वो मर्डर भी हो सकता है, चोरी भी, रेप भी, कुछ भी हो सकता है। पहली चीज ये क्लियर हो गई आपको, चार्ज क्या होता है। चार्ज यही होता है। अब ये क्या होता है, चार्जशीट बन के जाती है, अच्छी खासी पेजेस की होती है, वो जब बन के जाएगी जज साहब के सामने, तो जज साहब फिर उनमें देखते हैं क्या क्या सेक्शन लगाए हैं, फिर उन सेक्शंस पर आर्ग्यूमेंट होता है, जिस पर बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, कौन कौन से सेक्शन नहीं लगेंगे। जो सेक्शन कोर्ट डिसाइड कर लेगा आफ्टर आर्ग्यूमेंट होता है, दोनों अपोजिट पार्टी भी आती है और जो एक्टिव साइड की पार्टी है वो भी आती है, वकील साहब भी दोनों तरफ के आते हैं, सरकारी वकील साहब भी होते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर जज साहब डिसाइड करते हैं कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, यानी कि कौन कौन से चार्ज बनते हैं। वो चार्ज बनने के बाद फिर क्या होता है, ट्रायल वो शुरू हो जाता है। चार्ज जनरल सेंस में यही होता है, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात बोलेंगे तो ये कह रहा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। अगर सिंगल सेक्शन किसी पे लगा है तो वो भी चार्ज है। अगर बहुत सारे वो लगे हैं चार्ज, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, तो उनको बोलेंगे हेड ऑफ चार्ज। हेड ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे, व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। अगर चार्ज एक से ज्यादा है तो हेड ऑफ चार्ज बोलेंगे उन सबको, ठीक है। अगर एक सिंगल सेक्शन भी लगा उसको चार्ज बोलेंगे। सिर्फ यह ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, बस सिंपल आपको चार्ज समझा दिया। इसमें जो डेफिनेशन अगर डिकोड करोगे उसका मतलब यही है, चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। अगर चार्ज एक से ज्यादा है, ठीक है, तो वो उनको बोलेंगे हेड ऑफ चार्ज। और अगर एक सिंगल सेक्शन किसी पे लगा हुआ है, मान लीजिए 376 ही लगा हुआ है, हालांकि 376 अकेला नहीं आता, लेकिन एक बार सपोज कर लीजिए 376 अगर लगा हुआ है रेप का, तो इसके अंदर सिंपल सी बात यही है कि चार्ज ये लगा हुआ है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोर्ट के अंदर कभी भी जो डिफाइनिंग सेक्शन है वो नहीं लगाया जाता, हमेशा जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है वो लगाया जाता है। जैसे 375 में डिफाइन कर रखा है रेप क्या है, बट 375 नहीं 376 लगता है। क्यों? क्योंकि 376 में 376 में पनिशमेंट ऑफ रेप डिफाइन है, तो जहां भी पनिशमेंट डिफाइन है वो सेक्शन लगता है, हमेशा ध्यान रखना कोर्ट के अंदर। चार्ज हो गया, अब आ जाओ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जनरल सेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जहां पर पुलिस को अथॉरिटी होती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना विदाउट वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं हमारे, वो किसी भी तरह का वारंट इशू नहीं करेंगे। और यहाँ मैं मजिस्ट्रेट साहब बात कर रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी कोई भी अथॉरिटी वगैरह नहीं चाहिए होती किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। पुलिस ऑफिसर खुद जाके अरेस्ट कर सकता है अगर वो कॉग्निजेबल केस है। नॉन कॉग्निजेबल का ऑफेंस इसका उल्टा कर लो, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, नॉन कॉग्निजेबल केस हो गया,
वो केस होगा जिसमें पुलिस को अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना वारंट किसी को भी अरेस्ट कर ले। अगर पुलिस को किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको पहले वारंट लेना पड़ेगा, किससे? मैजिस्ट्रेट साहब से। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि मजिस्ट्रेट पुलिस जाती है, बोलती है कि भाई हम वारंट लेकर आए हैं, या कोई अरेस्ट करने आया होता है तो बोलता है पुलिस का वारंट है आपके पास। तो ध्यान रखना, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप ये बात कह सकते हैं, बट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो गलती से भी मत कह देना, वो समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं पता। हालांकि बहुत से केस ऐसे होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं भी कर सकती, वो पुलिस के ऊपर होता है। जैसे अभी आप ब्रजभूषण का केस देखेंगे, जो जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं महिला बॉक्स वो पहलवान, उनका अगर केस देखेंगे तो पुलिस अभी तक एफआईआर वगैरह हो गई है, कॉग्निजेबल केस है ये, उसमें फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो पुलिस के ऊपर होता है कि उसको अरेस्ट करे या ना करे। अब इसके बाद अगर डेफिनेशन, अब ये मैंने आपको जनरल सेंस में बताया, बाजो डेफिनेशन क्लोज के अंदर। डेफिनेशन कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केसेस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन द फोर्स का मतलब होता है कि जो भी उस टाइम पे लॉ सर्वाइव कर रहा होगा, यानी कि जो एप्लीकेबल होगा लॉ, उसको भी देखते हुए अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के हम अरेस्ट किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में आप देखोगे ना, जब फर्स्ट शेड्यूल आपको अपने आप समझ आ जाएगा, साइड में एक वीडियो भी चल रही होगी फर्स्ट शेड्यूल की, उसमें और आपके पास डायरेक्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर आएगा कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कंप्लेंट के ना कई तरीके के सेंस होते हैं। जनरल तौर पे हम जो पुलिस एफआईआर करते हैं ना, उसको कभी भी हम कंप्लेंट नहीं बोलेंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरी आप सीआरपीसी पढ़ लीजिएगा, ईपीसी पढ़ लीजिएगा, एफआईआर वर्ड का ही लिखा ही नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था तो मैं भी शौक हो गया था, क्योंकि 154 आप पढ़ोगे तो वो एफआईआर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी हेडिंग पढ़ोगे तो इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा हुआ है वहाँ पे। तो इसके अंदर यही है कि भाई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल केस वो होता है। तो एफआईआर वर्ड कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, एफआईआर वर्ड मेंशन ही नहीं है कहीं भी पूरी सीआरपीसी में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। लेकिन आपको अगर कंप्लेंट करना है तो देखिए क्या होता है, 156(3) सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेंट केस से जनरली तौर पर रिलेट करा जाता है। जनरली तौर पर आप अगर कहीं 156(3) सुनेंगे या आप 200 सेक्शन सुनेंगे तो वो कंप्लेंट केस होता है। आप बोलेंगे ये क्या नहीं बोला, आ गई कंप्लेंट केस, हमने तो ये सुना था सीधा एफआईआर। मान लीजिए आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, ठीक है, आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस ने कोई भी आपकी एफआईआर नहीं करी। अब क्या हुआ, आप चले गए, इसके बाद उनके जो सुपीरियर ऑफिसर है, डीएसपी, एसएसपी, डीसीपी, उनके पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके पास चले गए, बट इन्होंने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप सीधा चले जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, यानी कि कोर्ट में आप 156(3) की कंप्लेंट देंगे। तो यहाँ आप कंप्लेंट दे रहे हैं किनको? जो भी आप एप्लीकेशन बना के देंगे, इसका कोई प्रिस्क्राइब शेड्यूल नहीं है, प्रिस्क्राइब वो नहीं है, मतलब आपने कंप्लेंट बना के दी मजिस्ट्रेट साहब को, मजिस्ट्रेट साहब इसके अंदर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जिसका भी ऑर्डर देंगे। उसके बाद अगर ये लगेगा तो ये एक, इसको कंप्लेंट केस हम कह सकते हैं। हालांकि और भी है कि पुलिस ने अगर मतलब कोई पुलिस ने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो भी कंप्लेनेंट बन सकता है, वो भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें अगर कंप्लेंट का मतलब बताया, मीन्स एनी एलिगेशन मेड, कोई भी किसी भी एलिगेशन, कोई भी मतलब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ओरली और इन राइटिंग, या तो लिख कर कह रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं, बोलकर बता रहे हैं। किसको? मैजिस्ट्रेट को। क्यों बता रहे हैं? विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, ताकि वो इसके ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक्शन ले सके। कौन ले सके? मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। कहां पर? अंडर दिस कोड, यानी कि इस सीआरपीसी के अंदर, डेट सम पर्सन, के किसी पर्सन ने, वेदर नोन और अननोन, वो जिसने भी आपके अगेंस्ट में ऑफेंस करा, उस पर्सन में कौन हो सकता है वो पर्सन? आप उसको जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, है ना, क्योंकि कोई आपके साथ ऑफेंस कर रहा है, आपको कई बार ये पता भी नहीं होता कौन है। तो वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जिसने ये जो भी ऑफेंस करा है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इसके अंदर कभी भी पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये समझना, मजिस्ट्रेट साहब को कोई भी कंप्लेंट देता है, ओरल या रिटर्न, आपने कंप्लेंट दी मजिस्ट्रेट साहब को, क्यों दी? ताकि मजिस्ट्रेट साहब इस एक्ट के अंदर कोई ना कोई एक्शन ले। किसके खिलाफ एक्शन ले? किसी पर्सन के खिलाफ जिसने ऑफेंस करा। वो पर्सन कौन हो सकता है? वो पर्सन नोन भी हो सकता है और वो पर्सन अननोन भी हो सकता है हमारे खिलाफ, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जो होती है, पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? जब आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेती है, प्रॉपर चार्जशीट वगैरह फाइल करती है, तो पुलिस रिपोर्ट उसके बाद फाइल करी जाती है पुलिस द्वारा। कई बार इंक्लूड भी आप कर सकते हो। जब पुलिस रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन फाइल करी जाती है तो उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, उसके अंदर कंप्लेंट वगैरह नहीं आती। इस चीज़ का आप खासा
ध्यान रखेंगे। तो मैं एक्सप्लेनेशन क्लोज आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं नहीं चाहता कि आप जनरली तौर पर कंफ्यूज हो जाए। अब आ जाओ हाई कोर्ट के अंदर। अब अगर हाई कोर्ट को समझना है तो जनरल सी बात, आपको हाई कोर्ट के बारे में पता होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट है या फिर आप वकील साहब हैं, आपको हाई कोर्ट के बारे में पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि सीआरपीसी हाई कोर्ट क्या सोचता है, क्या सोच के चलता है सीआरपीसी की हाई कोर्ट है क्या। तो सीआरपीसी क्या था, हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। किसी भी स्टेट का जो अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, कोई भी स्टेट है उसका अपना अगर एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, उसको हाई कोर्ट मानेंगे। इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी फॉर विच द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। कोई भी यूनियन टेरिटरी है जहां तक उसका जुरिडिक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर कोई, जहां तक उसकी टेरिटरी अपनी है, ठीक है, किसकी, यूनियन टेरिटरी का जहां तक जुरिडिक्शन फैला हुआ है, ठीक है, वो भी हाई कोर्ट वगैरह उसको कहा जाएगा। हाई कोर्ट एक जनरल सी सेंस है, हर एक को पता होता है हाई कोर्ट क्या होता है, लेकिन इसके अंदर जो वो दे रखा है मैं इसलिए उस चीज़ के इन अवर थर्ड क्लोज के इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बढ़िया। इसके अंदर यह अगर आप कोई भी अपील वगैरह कर रहे हैं किसी भी उस स्टेट के हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट में, अब हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगी, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, मजिस्ट्रेट साहब के बाद आप जा सकते हैं यहाँ में मजिस्ट्रेट साहब, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की बात करना, एग्जीक्यूटिव की नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप इनके बाद हो गए जुडिशियल के बाद हो गए आप चले गए सेशन जज साहब के पास, सेशन जज साहब के बाद आप जाएंगे हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, या आप डीजे के पास भी जा सकते हैं, उनके पास जाएंगे आप हाई कोर्ट। तो जहाँ हाईएस्ट लेवल तक आप जिस स्टेट के अंदर जा सकते हैं, जो वो हाईएस्ट लेवल होगा वो हाई कोर्ट होगा, ठीक है। बट उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ना जोड़िएगा इसमें, उसके अलावा जहाँ भी, ठीक है। ये समझ आ गया। पार्ट में एफ कहता है इंडिया की, वो डिफाइन कर रहा है इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। तो ये बढ़िया सा इन्होंने एक्सप्लेन करा। इसके अंदर ये बोला कि जहाँ भी ये लॉ एप्लीकेबल है ना पूरे इंडिया पे, जहाँ जहाँ ये लॉ एप्लीकेबल है वो इंडिया माना जाएगा, जहाँ पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। अब ये एक्ट कैसे एप्लीकेबल है, कहाँ है, आपको पता लगेगा अगर आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे सीआरपीसी का। तो सेक्शन 1 देखिए आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया किस किस एरिया को बोला गया है। अब इसके आ जाओ इंक्वायरी। इंक्वायरी की अगर हम जी पार्ट जो है हमारा इंक्वायरी की बात करता है, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो बोलता है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखिए इंक्वायरी मतलब अगर इसको हम डिकोड करेंगे तो जनरल तौर पे यही है, हर इंक्वायरी ट्रायल को छोड़कर, जो भी ट्रायल चलता है आफ्टर चार्ज जब लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट शुरू कर देता है, ठीक है। चार्जशीट वगैरह आ जाती है, चार्ज पर आर्ग्यूमेंट, जैसे मैंने बताया था, चार्ज पर आर्ग्यूमेंट होने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। तो अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल को छोड़कर, ठीक है, कोर्ट, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, इसमें पुलिस को पावर नहीं दी है। इंक्वायरी कंडक्ट किसके द्वारा करी जाएगी, कंडक्ट करी जाएगी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट द्वारा। पुलिस ऑफिसर का इसमें इंक्वायरी कंडक्ट कराने में रोल नहीं है, ठीक है। कंडक्ट सिर्फ कौन कर सकता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर सकता है। अब जनरली तौर पर पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि यार पुलिस वाले ही तो करते हैं। पुलिस इंक्वायरी करती है, लेकिन कंडक्ट कौन करता है, कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट। हालांकि मजिस्ट्रेट साहब भी कई बार करवा देते हैं, लेकिन इसमें जनरल सेंस में ये कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट कंडक्ट करता है इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल को छोड़कर जो भी मजिस्ट्रेट साहब या फिर कोर्ट कंडक्ट करवा रहा है उन सबको इंक्वायरी के अंदर लिया जाएगा। एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। समझ आ गया, इस कोड के अंदर कुछ भी चीज़ कंडक्ट कराई जा रही है अदर ट्रायल के अलावा, ठीक है, वो इंक्वायरी में इंक्लूड होगी, ठीक है। कोई भी हर इंक्वायरी के किसी भी तरह का हो उसको इंक्वायरी की माना जाएगा। अब आ जाओ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन अगर आप पढ़ेंगे, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब देखिए इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मतलब मैं आपको जनरल सेंस में बताता हूँ इन्वेस्टिगेशन क्या है। कोई ऑफेंस हुआ, पुलिस को पता लगा कि भाई यहाँ पे ऑफेंस हुआ है। अब ऑफेंस क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, किसने करा है, ये काम किसका है, सारा ढूंढना इस चीज़ों को पुलिस का। तो पुलिस ये सारी चीज़ें करेंगी, ढूंढेगी, पता करेगी क्या रीज़न था, क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, किस पर्सन ने करा। तो ये सब चीज़ें ढूंढने का काम है पुलिस। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इनको पुलिस जो करेगी, इन कामों को ढूंढेगी, इन सब कामों को बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस द्वारा क्या करी जा रही है, केस की इन्वेस्टिगेशन। जनरल सेंस में इन्वेस्टिगेशन मतलब ये है, अगर आप डेफिनेशन सेक्शन को जो इन्वेस्टिगेशन का उसको डिकोड करोगे तो उसका मतलब होता है सारी प्रोसीडिंग, ठीक है। किस चीज़ की प्रोसीडिंग, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, ठीक है। सारी प्रोसीडिंग जो काम हो रहा है किस चीज़ का, एविडेंस कलेक्ट करने का, किसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर द्वारा या फिर किसी और पर्सन द्वारा। कोई और पर्सन द्वारा कैसे, हमने तो सुना पुलिस ऑफिसर ही कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन बाय एनी पर्सन, वो पर्सन कौन हो सकता है जो ऑथराइज करा जाए किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट साहब द्वारा,
समझ आ गया? अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई तू जा एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट कर, तो वो जब एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करेगा तो ये सब आ जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी पर्सन को ऑथराइज करा, जाओ भाई एविडेंस कलेक्ट करो, तो वो पर्सन क्या हो गया, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो पर्सन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस द्वारा किया जाएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ही आपको पता है। अदर देन अ मजिस्ट्रेट, अदर देन अ मजिस्ट्रेट क्यों? इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट साहब नहीं करते, वो ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने का काम है पुलिस का या फिर एनी अदर पर्सन का। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे पूछे अगर कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्या था पुलिस ही, कोई और पर्सन करता है। तो जनरल सेंस में हम भी यही सोचे कि यार क्यों करेगा कोई और पर्सन नहीं, लेकिन कर सकता है, बट कौन? जिसको ऑथराइज करे, कौन? मजिस्ट्रेट साहब के जाओ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करो। तो ये जो भी प्रोसीडिंग होती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, ये सब आती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये पूरी तरह से डिकोड हो गया। इसके बाद आ गया जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या, जनरल सेंस में कोर्ट के अंदर कुछ भी काम हम देख रहे हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग उसको कहता है। जज साहब बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, ठीक है, डिकोड करते हैं, वो एफिडेविट वगैरह आप लगा के देते हैं। कई बार ओथ भी बुलवाई जाती है आपसे कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, मैं इस ईश्वर की शपथ लेता हूँ या अपने इस भगवान की लेता हूँ, जो भी काम होता है, ठीक है। ये जितना भी जो भी काम कोर्ट में चल रहा है ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग में आता है। यह है जनरल सेंस में, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप समझ जाए। अब आ जाओ डेफिनेशन के अंदर डिकोड करने के लिए। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। यानी ये कह रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग हो सकती है, कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें क्या काम हो रहा है, जिसमें एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, ठीक है, लिए जा रहे हैं या फिर लिए जा सकते हैं लीगली, किस पे? ओथ पे। अगर ओथ पे कोई भी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं या ले रहे हैं, जो भी हो रहा है, एविडेंसेस ऑन ओथ हो रहा है, ठीक है, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर आ जाएगा। कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंसेस कलेक्शन का काम हो रहा है, यानी कि एविडेंसेस लिए जा रहे हैं ऑन ओथ, जुडिशियल प्रोसीडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को और कंटिन्यू करता हूं तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिसमें हमें फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो मैं आगे के जो भी बचे हमारे पार्ट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगे। आपको कोई भी कमी लगी हो या कुछ भी चीज़ आपको लगा हो कि यार ये मेरे को समझ नहीं आया, या फिर ये ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, कुछ भी आपको फील हो, कुछ भी आपको वीडियो के रिगार्ड में हो या कुछ भी आपको सजेशन देना हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर हमें बताइए। हमें नीड है इस चीज़ की, क्योंकि हम खुद का जानना चाहते हैं। हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें कमी बहुत होंगी अभी, लेकिन आप बताएंगे तभी वो कमियां पूरी होंगी। तो कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी आपको लगता है वो जाकर लिखिए, बताइए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करने के साथ, और मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंसेस वगैरह जरूर बताऊंगा, जो जो मेन चीज़ें हैं सीआरपीसी के अंदर, डेफिनेशन क्लॉज में, उसके अंदर, ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।